अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, चेयरमैन नैब को लेकर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया है। नए चेयरमैन नैब के आने तक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल चेयरमैन के अहदे पर काम करते रहेंगे। जस्टिस जावेद इकबाल को आइंदा टेन्योर के लिए भी तौसीह दी जा सकती है। दोबारा तैनाती के लिए जो तकर्रुरी का तरीक़ाकार है वही इख्तियार किया जाएगा। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने वाला तरीक़ाकार अपनाना होगा। सदर मुमलिकत जितनी चाहें एहतसाब अदालतें बना सकते हैं और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुशावरत से 3 साल के लिए इन कोर्ट्स के जजेस तैनात किए जा सकेंगे। अगर सदर मुमलिकत के ज़रिए वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान किसी एक नाम पर मुशावरत नहीं होती तो फिर इस मामले को पार्लिमानी कमेटी में भेजा जाएगा, जिसके 12 अरकान होंगे, जिसमें से 6 हुकूमत के होंगे और 6 अपोजिशन के होंगे। शहादत रिकॉर्ड करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की इजाज़त होगी। नैब के दायरे इख्तियार से वफाकी, सूबाई और मकामी टैक्सेस के इदारों को निकाल दिया गया है। नाजरीन, चेयरमैन नैब के नए नाम पर मुशावरत को लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक मुशावरत नहीं करना चाह रहे थे, जबकि इस चेयरमैन नैब को तौसीह देना भी ज़रूरी था। तो क्या ये ऑर्डिनेंस सिर्फ इन 2 वजूहात की बिना पर लाया गया है? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म के मुशीर कानून बाबर आवान और वज़ीर कानून फ़रोग नसीम सदारती ऑर्डिनेंस के बारे में मीडिया को वज़ीर आज़म की मुशावरत की खबर दे रहे थे, ऐन उसी वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और डॉक्टर शहबाज गिल इस बात की तरदीद कर रहे थे कि वज़ीर आज़म किसी सूरत ऐसे अपोजिशन लीडर से नहीं मिलेंगे जिस पर अरबों की करप्शन के मुकदमात हों। अब आज जब वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात इस कन्फ्यूजन को दूर करने एक बार फिर मीडिया के सामने बैठे तो फ़रोग नसीम के बात समझाते समझाते फवाद चौधरी माइक पर लपके और एक बार फिर अपना अलग बयानिया दे गए। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। अपॉइंटमेंट करेंगे चेयरमैन नैब की सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद लीडर्स ऑफ द हाउस एंड ऑपोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली। यानी सदर साहब जो हैं वो दोनों की कंसल्टेशन करेंगे, पीएम नहीं करेंगे। ठीक है जी? नहीं, इसमें वैसे मैं थोड़ा सा, चूँकि ये तो लिगल पॉइंट ऑफ व्यू है, फ़रोग नसीम साहब ने सामने रखा है। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं करें। नाउ इट्स अप टू मैं, बिकॉज आई स्पीक फॉर प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट साहब का प्रेसिडेंट हाउस से मैंने भी नहीं पूछा उनकी क्या इसके ऊपर ओपिनियन है, क्योंकि देखिए हमारी बड़ी वाज़ेह ओपिनियन है, अपोजिशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से मुशावरत नो। ये सिंपल वाला मैंने कल भी कहा, अगर आपको शौक़ है शहबाज शरीफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत कराने का, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बदल लें। बड़ा बेहुदा बात है कि आप चोर से पूछ के कहें कि जनाब बताइए आपका थानेदार कौन होगा। अब वफाकी वज़ीर इत्तलात के इस बयान के बाद और कई सवालात जन्म ले रहे हैं कि अगर एक मुल्ज़िम से वज़ीर आज़म बात नहीं करना चाहते तो वो मुल्ज़िम सदर मुमलिकत के साथ क्यों बैठेगा? क्या सदर मुमलिकत का ओहदा मुबैना मुल्ज़िमान से बात करने के लिए है? इसी पर मुझे बात करनी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब के मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, हुकूमत तो बिल्कुल ये बात वाज़े कर रही है, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, कि शहबाज शरीफ से बात नो, अपोजिशन से बात होगी यस। मतलब कि शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म बात करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हुकूमत समझती है कि शहबाज शरीफ को बतौर मुल्ज़िम मुशावरत में इखलाकन शरीक नहीं होना चाहिए। तो क्या ये दुरुस्त नहीं है? वो कहते हैं कि मुल्ज़िम जो है वो खुद मुनसिफ तो नहीं बन सकता, तो आप लोग अपोजिशन लीडर बदल दें। नहीं, लेकिन कानून तो बदल चुका है। कानून में तो उन्होंने कहा ना, फवाद चौधरी साहब ने, कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर को, मैं प्रेसिडेंट को नहीं रिप्रेजेंट करता। तो एक तो उन्होंने वाज़ेह फर्क कर दिया कि प्रेसिडेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा ये नहीं हमें पता। आज तक तो हम यही समझ रहे थे कि ये हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पोक्स पर्सन उनके जो भी होते हैं और या जो कैबिनेट होती है वो उनको रिप्रेजेंट करती है प्रेसिडेंट के व्यूज़ को। अब आज पता चला कि प्रेसिडेंट के व्यूज़ कुछ और हैं। सो प्रेसिडेंट वो अभी कानून नाफिज किया है, अभी फ़रूक नसीम साहब ये कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे, बड़े वाज़ेह अल्फाज
लास्ट में उन्होंने कहा लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को। वो कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं थी, कोई ये नहीं था कि जी अगर शहबाज शरीफ होंगे तो फिर नहीं प्रेजेंट करेंगे। तो उन्होंने तो वाजे कर दिया। लेकिन वजीरे जो इतलात हैं वो जो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही किस लेवल पर चले गए हैं, वो हर रोज कोई ऐसी बात करते हैं जो कि मज़ाक़ खेज से भी ज्यादा होती है। कल या परसों तो उन्होंने कह दिया कि 1 करोड़ नौकरियां तो दे चुके हैं, अभी एक सब सकते में है, और वो ये कह रहे हैं बल्कि बात उससे आगे निकल गई है। अब यहां हमारी इतलात और जो हुकूमत पाकिस्तान की इतलात हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि फवाद चौधरी साहब कितने आउट ऑफ ट्यून है और कितने ब्लेटेंटली वो नाजी, वो गोबल्स के स्टाइल में झूठ बोलते हैं कि हुकूमत वक्त जो पीबीएस है उनका डाटा ये कहता है कि 60-70 लाख जॉब्स पिछले 3 साल में लूज हुई हैं, और ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां दे चुके हैं और बात उससे आगे निकल गई है। बिल्कुल सही, ये कला की हैरान है। मुझे तो फवाद चौधरी साहब की बात से ये तासुर मिला कि मैं वजीर आजम का स्पोक पर्सन हूँ, तो वजीर आजम की हद तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि वजीर आजम ने मुल्जिम शहबाज शरीफ जिस पर अरबों रुपए के मुकदमात हैं उनके साथ नहीं बैठेंगे। जो सदर पाकिस्तान है उनका पता नहीं है, मुझे तो ये तासुर मिला कि शायद सदर पाकिस्तान भी कल को इनकार कर दें कि वो भी नहीं बैठेंगे एक मुल्जिम के साथ। तो फिर ये कानून बनाने से पहले जो कानून बनाया वो वजीर कानून ने बनाया ना। हाँ। और वो उनके साथ बैठ के ये एक्सप्लेन ही कर रहे थे कि जी क्या तरीक़ेकार होगा, और उन्होंने बिल्कुल ये जैसे मैंने पहले कहा इफ्स एंड बट्स की बात नहीं की, शहबाज शरीफ की नहीं बात की, उन्होंने कानून की बात की कि इस कानून के तहत सदर मुमलिकत जो हैं वो वजीर आजम से जो लीडर ऑफ द हाउस हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से बात करेंगे। अब उसका तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है, ये तो इसमें कहीं भी नहीं कह रहे कि दोनों को साथ बुला के मशवरा करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। उनसे अलग इनपुट लेंगे, वजीर आजम से, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से अलग इनपुट लेंगे, और फिर सदर मुमलिकत जो भी फैसला करना चाहें। का रोल है, पैगाम रेसा का रोल है, सदर मुमलिकत को बीच में लाने की जरूरत पेश क्यों आई, जबकि कानून में ये चीज मौजूद थी ऑलरेडी कि ऑपोजिशन लीडर और इसका रीजन है ना शाजिया, इसका रीजन है, इसका रीजन है ना, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो पॉलिटिकल राइवल हैं, और वो उनसे डर है इमरान खान को कि शायद जब वजीर आजम अगला मुंतखब होने का वक्त आए तो शहबाज शरीफ विल बी अ कैंडिडेट, और वो शायद इतने मजबूत कैंडिडेट हों कि इमरान खान उनके सामने ना ठहर सकें। तो वो उसको इसी वजह से सबसे पहले जब हुकूमत आई थी और इमरान खान ने ओहदा संभाला था, उसके 3 हफ्ते के बाद शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट कर लिया था, और सबसे ज्यादा अताब भी शहबाज शरीफ साहब पर हुआ है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसलिए वजीर आजम अब मशवरे की तो बात छोड़ देना, हाथ नहीं मिलाते हैं, और मुजरिम कैसे हो गए शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ ने तो 3.25 साल वो रगड़े से गुजरे हैं। मुल्जिम भी इस वक्त तो अगर बिटवीन नैब और शहबाज शरीफ का देखा जाए तो अपर हैंड शहबाज शरीफ साहब का है। गला जाके पकड़ शहबाज शरीफ सकते हैं कि 3 साल 3.25 साल हो चुके हैं, उनको 2 दफा जेलों में भी डाल दिया, पता नहीं क्या कुछ कह दिया, और उनके फैसले सुन लें जो बेल के वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने दिए 2 दफा फैसले, और सुप्रीम कोर्ट ने अपील के वक्त दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि हमें तो करप्शन ही नहीं नजर आई कहाँ है। लेकिन हुकूमत तो अभी भी कहती है 25 अरब और 7 अरब के केसेस है, टीटीस के केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, वो तो कहते हैं कि ओपन एंड शट केस है। हाँ है वो केसेस, ओपन एंड शट है, तो फिर ओपन एंड शट वहां कोर्ट में होना चाहिए ना। वहां तो वो आवाज नहीं निकल रही होती प्रोसिक्यूशन की, वहां तो वो कुछ बोलते नहीं है। भाई हमने मना किया है, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना, नैब क्या हमारे कंट्रोल में, प्रोसिक्यूशन क्या हमारे कंट्रोल में। आपने पहले 1 दफा बंद किया, आपने फिर दूसरी दफा बंद किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपील, जब पहली दफा बेल हुई थी तो नैब गई थी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज में दोहरा रहा हूं कि हमें तो करप्शन पूरे केस में नजर ही नहीं आई है। अब ये हकीकत है। अब यहां ये बैठ के टॉक शोज में, और पहले कंटेनर में बैठ के 25 अरब 26 अरब ओपन एंड शट, भाई ओपन एंड शट है तो 3 साल हो चुके हैं, उसको कर दे ना। हमने रोका हुआ है, हम कब कह रहे, ये कहते हैं तारीखों पे तारीखें डलवाते हैं। कौन सी तारीखों? जितनी तारीखें हम भुगतते हैं, मरियम नवाज ने भुगती हैं, नवाज शरीफ ने भुगती है, शाहिद खान अब्बासी ने एक अपीयरेंस नहीं की थी इमरान खान ने। एक आप मुझे बता दें कितने केसेस हुए थे? शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस दिया, नजम सेठी साहब ने नोटिस दिया, एक दफा नहीं आए कोर्ट में। जुबैर साहब वैसे जस्टिस जावेद इकबाल को
लगाया पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने मुशावरत से लगाया, तो आप लोग ये क्यों समझते हैं कि ये इमरान खान के ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के फेवरेट बन गए हैं और इसीलिए इनको तौसीह देना चाहते हैं? वाई? एक तो देखें, अब आम फहम ज़बान में मैं कहूं और क्रिकेटिंग पार्लेंस में, आप किसी को कप्तान बनाते हैं क्रिकेट टीम का, तो ये तो नहीं होता कि आप कहें कि जी आपने चूंकि बनाया था, जो भी रिजल्ट्स आ जाएं, चाहे पाकिस्तान हार ही जाए, साल हर साल हार ही जाए, जी वो लगाया जो आपने था तो इसलिए आपको रखना भी पड़ेगा। ये क्या लॉजिक है भाई? लगाया था कोई परफॉर्म करने के लिए, बिल्कुल हम ओन करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब लगाया था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखे ना पिछले 3.25 साल है क्या। मैं आपको सिर्फ एक चीज सिर्फ बता दूं, नैब, क्योंकि ये पकड़ दकड़ का ही महकमा है ना, नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो इंक्वायरी स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन स्टेज है और रेफरेंस स्टेज, ये मुकम्मल होनी चाहिए 10 महीने में। एक केस में पिछले 3.25 साल में नहीं हुई, एक केस वो में। कहते हैं 500 अरब से ज्यादा की रिकवरी की है, उनको तो कारकर्दगी उनकी बड़ी जबरदस्त रही है पिछले 3 सालों में। कौन है 500 अरब? शाजिया एक, चले आप भी पढ़ती हैं, देखती हैं, फॉलो करती हैं। शहबाज शरीफ से एक पैसा निकलवाया है, हमजा से निकलवाया है, मरियम से, किससे निकलवाया है, शाहिद खान अब्बासी, किससे हम कहते हैं लिस्ट दे दें हमें, वो पॉलिटिशियंस की लिस्ट दे दें जिनसे इन्होंने पैसे निकलवाए। एक अगर धेला निकलवाया हो, एक, भाई केसेस ही नहीं, कन्विक्ट ही नहीं हुआ तो पैसे कहां से निकलवाएंगे? तो हुकूमत इनको तौसीह क्यों देना चाहती है? मतलब कि ऑपोजिशन को मजीद टफ टाइम देने के लिए ये सोच रहे हैं आप लोग, या मालम जबा केस बंद हुआ तौसीह के मामलात से पहले, उस वजह से दूसरा वो परवेज खट्टर का जो सारा मामलात थे वो खत्म हुए? शायद ये दो चीजें, एक सबसे बड़ा अपने चौधरी ब्रदर्स का जिक्र शायद नहीं किया, वो सबसे बड़ा है क्योंकि कोलिशन पार्टनर हैं, और आज भी जो केस आया है ऑफशोर कंपनीज के हवाले से, उसमें मोहनिस हैं, उसमें इमरान खान को कदम उठाते हुए जाहिर सी बात है उनको फिक्र है कि जी अगर PMLQ नाराज हो जाती है उनकी हुकूमत गिर जाएगी। एक तो ये है। दूसरी बात ये है, इन प्रिंसिपल ये मुल्क कब सुधरेगा, कब जाके हम ये महसूस करना शुरू करेंगे कि इस मुल्क में 22 करोड़ अवाम रहते हैं और पाकिस्तान की एक्सटेंशन की कोई इतनी जबरदस्त हिस्ट्री नहीं है कि जी हमें नैब के चेयरमैन की रिप्लेसमेंट, वो 76 साल के हैं, उनकी रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकती। पहले जो कानून था उसमें 4 साल के बाद एक्सटेंशन नहीं थी। इत्तेहादियों की फाइलें बंद हुई, मालम जबा जैसे केसेस बंद हुए, रिवॉर्ड कर रही है हुकूमत। दोनों तरफ हुए ना, एक तरफ तो वो बंद हुए सारे हुकूमती केसेस, और दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन मेंबर्स को और खासतौर पर PMLN को जिस तरह से दीवार के साथ लगाया गया है और जिस तरह से घटिया तरीके से एक ऐसे, और हम नहीं ये कह रहे, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ लें पिछले 3 साल में, आप हाई कोर्ट्स की जजमेंट पढ़ लें, क्या कहा गया है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, क्या कहा गया है कि जी एक तरफ ये वन साइडेड विच हंटिंग है, ये हमारे अल्फाज नहीं है। मोहम्मद जुबैर साहब, हुकूमत ने आप लोगों की कोर्ट में डाल दिया है कि ठीक है मुशावरत होनी है, वाया प्रेसिडेंट ही होनी है, प्रेसिडेंट ने कंसल्टेशन करनी है दोनों के बीच में, तो आप लोगों के जहन में कोई नाम है, फटाफट आप लोग नाम दें, मामला खत्म करें, नहीं तो हुकूमत के लिए तो आप नहीं समझते कि फायदा ही फायदा है, अगर वो रखना भी चाह रहे हैं तो लिंगर ऑन होगा उनके लिए, तो दोनों तरफ से फायदा है। मुझे तो ये लगता है कि लिंगर ऑन करेंगे ये अप टू दी इलेक्शंस, बिकॉज जाहिर है जावेद इकबाल ने कोई कमिटमेंट्स नहीं, देखे ना, एक रीजन था कि इसकी एक्सटेंशन नहीं थी, कानूनी तौर पर नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन वाज नॉट अलाउड, इस वजह से कि अगर वो एक्सटेंशन अलाउड है और वो भी 4 साल के लिए, तो वो मरहून मिन्नत होगा हुकूमत वक्त का। ये जावेद इकबाल की नहीं बात कर रहा हूं मैं, जनरली बात कर रहा हूं। एक बड़ा लॉजिक बनती थी कि अकाउंटेबिलिटी का जो हेड हो वो ऐसा हो जो कि किसी के ताबे ना हो, इंडिपेंडेंट हो। अब वो ताबे है कि जी 4 साल की एक्सटेंशन हो सकती है, किसको नहीं चाहिए? अगर 76 साल के जावेद इकबाल को चाहिए तो कोई 50-55 साल का जब कोई आएगा, लिंगर ऑन फिर एक ही सूरत में हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से नाम आए जस्टिस जावेद इकबाल का और आप लोगों की तरफ से नाम जाए किसी और शख्सियत का, इस पर ना मामलात तय होंगे, भले पार्लिमानी कमेटी में चले जाएं, तो फिर तो आपकी बात दुरुस्त होती हुई नजर आ रही है कि इलेक्शन तक यही चलेंगे, यही चलेंगे, और वो जाहिर है जबरदस्त सर्विस दे रहे हैं, देते रहेंगे सर्विस। और लेकिन पाकिस्तान सफर करेगा जब ये एक्सटेंशन की बात पूरी दुनिया में गई होगी, जब इमरान खान के वो जो भी फरमान थे और कमिटमेंट्स थी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से और करप्शन के खिलाफ, तो वो तो बिल्कुल तहस नहस हो गई है। आखिरी सवाल, ऑपोजिशन इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर रही है, करने जा रहे हैं आप लोग चैलेंज इस ऑर्डिनेंस को?
अभी मुस्लिम लीग जो भी पार्टी फैसला करेगी, मुझे नहीं पता इस वक्त, तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन तो यही है कि उसमें बाय द वे मैं ये भी आपको कह दूं कि उसमें जो चेंजेस हैं उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं। लेट मी ऑल्सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जिस तरह टैक्स मैटर्स जो हैं वो FBR को दे दिए गए हैं। बहुत सी चीजें जो हैं फैसला साजी का मतलब ये नहीं होता कि गलत फैसला हो गया तो उसमें सजा जो हो वो करप्शन के हवाले से। मेरे हिसाब से करप्शन मीन्स वन थिंग, अगर आपने कमीशन लिए, अगर आपने किकबैक लिया, अगर आपने तहाइफ लिए जैसे तोशाखाना में लेके आपने डिक्लेयर नहीं किए, दिस इज करप्शन। फाइनेंशियल करप्शन की हम बात करें, अगर कोई फैसला गलत हो जाता है किसी के लिए, गलत मेरी नजर में हो सकता है उन्होंने, और वो भी एक पूरी एक फोरम कर रहा है, ECC कर रहा है फैसला, काबीना फैसला कर रही है, आप उसको क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके बेसिस पर सजाएं देना शुरू कर देंगे, फाइलें खोलना शुरू कर देंगे, तो फिर फैसला कैसे कोई करेगा? तो एक तो चीज वो उस हवाले से बड़ी अच्छी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तर्जुमान मरीम नवाज शरीफ खैर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून तहरीक इंसाफ की रहनुमा मलिका बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून व इंसाफ मलिका बुखारी साहिबा तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मलिका बुखारी साहिबा। मलिका साहिबा, आज भी फवाद चौधरी साहब ने बात की कि चेयरमैन नैब के अहदे को लेकर अपोजिशन से मुशावरत होगी, यस, लेकिन शहबाज शरीफ से मुशावरत होगी, नो। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करेंगे। अब सदर मुमलिकत को बीच में लाया गया है। अगर वज़ीर आज़म एक मुल्जिम से बात नहीं कर सकते तो फिर सदर मुमलिकत कैसे करेंगे? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका शाजी साहिबा। देखिए, बात यह है कि पहले तो पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। एक जामे कानून लेकर आए हम, एक तवील अरसे से इसके ऊपर ज़ेर गौर था ये इशू, आपके टॉक शो पे इस पर पहले भी बात हुई और पाकिस्तान की आवाम के सामने अब एक जामे कानून हम लेकर आए हैं, नैब कानून। कुछ लकूनास थे जो साबिक साहिब इक़्तिदार जो लोग रह चुके हैं उन्होंने इस लकूनास को फिल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक अटेम्प्ट किया है कि एक ऐसा कानून लेके आएँ आला अदालत की जजमेंट्स की रोशनी में और एक ऐसे निज़ाम की तरफ जाएं जो कि बहुत बेहतर हो, ट्रांसपेरेंट हो और एफिशिएंट हो, जो एहतसाब का निज़ाम है। जहाँ तक आपका सवाल है, आई थिंक ये बहुत ही अहम सवाल है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ काफ़ी वाज़ेह है कि अपोजिशन लीडर जो हैं उनके ऊपर केसेस हैं, नैब के केसेस हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू है और ये बात भी सामने आई है कि अपोजिशन लीडर को खुद इतना समझदार होना चाहिए कि उनके ऊपर केसेस हैं, वो नैब चेयरमैन को और मुतनाज़ बना भी चुके हैं। तो अगर कानून में हमने ये दर्ज कर भी दिया है, क्योंकि हमने कानून एक फ़र्द वाहिद के लिए नहीं बनाया, कानून ऑल टाइम्स के लिए होता है और कानून को हमेशा तब्दीली एक फ़र्द वाहिद के लिए कर रहे हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुशावरत डायरेक्टली नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कानून में तो ऑलरेडी डायरेक्टली ये बात लिखी हुई है, वाज़े लिखी हुई है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस चेयरमैन नैब के तकर्रुरी के लिए इन दो शख्सियात ने मुशावरत करनी है। तो जाहिर है अगर सदर मुमलिकत को बीच में आप लोग लेकर आ रहे हैं, स्पेसिफिक इमरान खान वज़ीर आज़म, उनके लिए आप लोग ये तब्दीली लेकर आ रहे हैं ना, क्योंकि वो डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते शहबाज शरीफ से। देखिए, अब आप इसको जिस भी जाविये से देखिए, हम तो चाहते हैं कि इदारा बेहतरीन तरीके से शफाफियत से एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाए। हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है, लेकिन इस वक्त जो चेयरमैन नैब है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। अगर एक आदमी ने 3 साल के टेन्योर के अंदर 550 अरब पाकिस्तान की आवाम के उन लोगों से वापस लिए हों जिन्होंने चोरी की थी या जिन्होंने अपने पब्लिक ऑफिस को गलत इस्तेमाल किया था, तो आप समझते हैं सदर मुमलिकत शफाफियत पर यकीन नहीं रखते? वो मुल्जिम से बात करें और प्राइम मिनिस्टर इसलिए बात नहीं करे क्योंकि वो शफाफियत पे यकीन रखते हैं।
नहीं, वो रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। देखिए, आपका सोचने का तरीका है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वफाक की अलामत है, हम कंसेंसस की तरफ जाना चाहते हैं। वो दोनों से मुशावरत का अमल जारी रखेंगे, कंसेंसस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट्स अ कंसेंसस ओरिएंटेड अप्रोच। और कंसेंसस नहीं हुआ तो फिर पार्टी कमेटी की एक शिक है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करने का तरीका है। उसकी का रोल अब एक ब्रिज का उन्होंने रोल प्ले करना है, एक पैगाम रिसा का रोल प्ले करना है। ज़ाहिर कंसल्टेशन होनी है प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर की, और जिसके बीच में होंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। तो ये एक पैगाम रिसानी का किरदार नहीं है सदर मुमलिकत का, क्योंकि डायरेक्ट तो बात होगी नहीं दोनों के बीच में। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत अपॉइंटमेंट करेंगे और दोनों लोगों से, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करेंगे। उनसे ऑब्वियसली उनका ओपिनियन लेंगे, मुशावरत करेंगे और उनके नाम लेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी कंसेंसस की तरफ पहुंच सके। ये इशू अगर नहीं पहुंच सका तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब आप उसे मैसेंजर कहना चाहती हैं या जो भी नाम देना चाहती हैं, हमने स्पिरिट ऑफ द लॉ में ये दर्ज कर दिया है कि सदर अपॉइंटमेंट करेंगे, लीडर ऑफ द हाउस से अलग मुशावरत करेंगे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से अलग मुशावरत करेंगे, प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से हरगिज बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मौकिफ क्लियर है। और अगर ऑपोजिशन चाहती है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से, देखिए, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था और मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में बता दिया था कि हम एक फर्द वाहिद के लिए कानून नहीं बना रहे। ये कानून हम जब हुकूमत में नहीं होंगे उसके बाद भी स्टैट्यूट बुक के ऊपर रहेगा। कानून फॉर ऑल टाइम्स बनता है और एक आदमी के लिए कानून नहीं बनाया जाता। तो कानून के हमने पहले सोचा कि इसके अंदर ये शिक नहीं होनी चाहिए कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मुशावरत हो, लेकिन जब इसके बारे में सोचा गया, वॉर हुआ, तो हमने सोचा कि जब कानून फॉर ऑल टाइम्स बन रहा है तो इसके अंदर शिक हो कंसल्टेशन की। लेकिन वजीर आजम ऐसी सूरत हाल में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से ना मुशावरत करें, और ये इसकी स्पिरिट जो है वो इस कानून के अंदर आइडेंटिफाइड है और इसी तरह शिक में लेड आउट है। देखिए, आप लोग तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो ऑपोजिशन कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो प्राइम मिनिस्टर पे भी लागू होता है। उनका हेलीकॉप्टर केस जो है वो बंद हुआ, इत्तेहादियों की फाइलें बंद हुई, तोसी देने के मामलात से पहले मालम जब्बा का जो केस था उसको बंद किया गया। तो आप इनडायरेक्टली रिवॉर्ड करना चाह रहे हैं चेयरमैन नैब को, मजीद उनको वक्त देकर। देखिए, ऑपोजिशन तो जिस जाविये से देखना चाहते हैं देखेंगे। ऑपोजिशन रहनुमाओं का अपना एक देखने का तरीक़ेकार है, लेकिन बहुत फ़र्क है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान में और जो ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं उनके अंदर बहुत फ़र्क है और दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। जहाँ तक पहली बात है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, जो केसेस मुकम्मल हो चुके हैं या जिस केस को इस काबिल नहीं समझा गया कि उसके ऊपर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाए या रेफरेंस दायर की जाए और वो नैब ने उस केस को आगे बढ़ाया नहीं, तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बनता है ये मुझे समझ नहीं आती। और जहां तक वुज़रा की बात है, वो अपने केसेस के लिए खुद अकाउंटेबल हैं, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस जो हैं, जो वजीर आजम पाकिस्तान के हैं, उनके ऊपर इस वक्त कोई केस जो है वो नैब के अंदर ज़ेरे इल्तवा नहीं है। तो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहां तक उनकी बात है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है उनके ऊपर बिल्कुल केस है, एक बहुत बड़ा केस है, वो कन्फ्लिक्टेड है। लेकिन जो तरमीम ऑर्डिनेंस आप लोग लेकर आ रहे हैं, ये बिल्कुल माहिर कानून भी ये बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन भी कह रही है कि आप चेयरमैन नैब को लेकर पर्सन स्पेसिफिक लॉ लेकर आ रहे हैं। देखिए, हमने उसके अंदर क्या शिक डाली है, क्या चेयरमैन नैब की जो तकर्री है उस वक्त वो एक्टिंग चेयरमैन रहेंगे, पहली बात तो ये है। और जो फ्रेश अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार है वो दर्ज है, उसके अंदर जो कैंडिडेट्स का पूल है वो वसी होगा, बड़ा होगा, ये भी कंसिडर हो सकते हैं, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और लोग भी कंसिडर हो सकते हैं। और हम उस आदमी को एक्टिंग चेयरमैन इस वक्त बना रहे हैं, बना दिया गया है जब ऑर्डिनेंस पास हो जाएगी, जिस आदमी को हमने तैनात नहीं किया था। आप याद कीजिए कि इनको तैनात किया किसने था? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने तैनात किया था? उन्होंने तैनात नहीं किया था। तो सिस्टम के अंदर तसलसल की भी ज़रूरत होती है। एक आदमी एक ओहदे पे फायज है, जब तक आदमी उस ओहदे पे फायज नहीं होता तो सिस्टम के अंदर जो कंटिन्यूटी वो होनी चाहिए। और जब नए चेयरमैन की तकरीर का बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, जब आप लोगों को पता था, सबको पता था कि 8 अक्टूबर को चेयरमैन नैब जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं, तो ये सारा प्रोसेस आप लोगों को पहले शुरू कर देना चाहिए था।
देखिए शाजिया, हम वापस उस बात पे आ जाते हैं कि ऑपोजिशन के मोहतरम रहनुमा से किस चीज़ के ऊपर मुशावरत की जाए। उनसे क्या कहें कि जिन केसेस के अंदर आप मतलूब हैं, जिन केसेस के अंदर नैब कह रहा है कि आपके ऊपर 52 वॉल्यूम्स मौजूद हैं, टीटी के केस के अंदर आपने पाकिस्तान की आवाम के 7 अरब का ज़िया किया है और आप ये नहीं बता रहे कि आपकी आमदन के मुताबिक असासे नहीं है। उसी केसेस के अंदर आप हमें बता दीजिए कि उस ओहदे, उस अहम इंस्टीट्यूशन के सरबराह पे किसको फायज किया जाए, उनसे क्या सवाल पूछते। ये सवाल उनसे पूछना नामुमकिन था। ये बात आगे बढ़ ही नहीं आप सकती लोगों की थी। तो अपनी बातों में कंफ्यूजन है। एक तरफ आप कह रही हैं जिस पर केसेस हैं, मुकदमात हैं, कैसे उनको मुशावरत में शामिल करें। दूसरी तरफ आज फ़ारूक नसीम साहब कह रहे थे कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी, सदर मुमलिकत कंसल्टेशन में शामिल होंगे। मुशावरत में तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ शामिल हैं। दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि कैसे इस शख्स से मुशावरत करें। आप लोगों की बात, अपनी बातों में कन्फ्यूजन है। क्योंकि देखिए, कानून शहबाज शरीफ की नहीं बना रहे। कानून हम एक मुल्क के अंदर कानून साजी का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने हमेशा तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं रहना, लेकिन इस कानून ने पाकिस्तान की स्टैट्यूट बुक के ऊपर रहना है। तो सिर्फ उनके बारे में नहीं सोच सकते, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम और निज़ाम अदल के बारे में सोचना है। इसलिए इस शिक को डाला है कि आगे ये मौका किसी बेहतर आदमी को मिल सके। लेकिन शाजिया, मैं कहना चाहती हूँ कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को इस अपनी दानिश के अंदर खुद सोचना चाहिए, क्या वो इतने कन्फ्लिक्टेड हैं कि वो इस प्रोसेस के अंदर शमूलियत कर सकें, क्या उनको नाम देने चाहिए। और ऑपोजिशन को सोचना चाहिए कि क्या उनको इस आदमी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रखना चाहिए। हमें उनसे तवक्को नहीं है कि शायद वो इस किस्म की कानून में इस मामले पर मुशावरत होनी लीडर ऑफ द हाउस और ऑपोजिशन लीडर के बीच में। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं एग्री नहीं करती। किसी फर्द वाहिद के लिए लॉ नहीं ला रहे। अगर फर्द वाहिद के लिए लॉ लाते तो जो करंट चेयरमैन हैं उनको रीअपॉइंट करते। हमने उनको एक्टिंग चेयरमैन का ओहदा दिया है, उसके बाद एक फ्रेश अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। तो फर्द वाहिद के लिए कानून नहीं ला रहे, सिर्फ सिस्टम के अंदर कंटिन्यूटी हम बना रहे हैं। एक डेडलॉक है, एक मुश्किल सिचुएशन पाकिस्तान को दरपेश है, एक बड़ा कानूनी इशू पाकिस्तान को दरपेश है, एक अहम इंस्टीट्यूशन है, एक अहम इदारा है, उसने पाकिस्तान की आवाम के पैसों के जामिन का एहतसाब करना है। वो इदारा बंद तो हो नहीं सकता। अगर इदारे ने खुला रहना है, ये डेडलॉक अगर ऐसे रहेगा तो ये तो आप लोगों के फायदे में ही जाएगा, क्योंकि आप लोग तो तौसीह देना चाहते हैं। जब तक बात बनेगी नहीं, मामला पार्लिमानी कमेटी में भी जाएगा, वहां पे भी डेडलॉक खत्म नहीं होता। मौजूदा चेयरमैन नैब तो काम करते रहेंगे। देखिए, अब आप इसको जिस भी जाविये से देखिए, हम तो चाहते हैं कि इदारा बेहतरीन तरीके से शफाफियत से एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाए। हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है, लेकिन इस वक्त जो चेयरमैन नैब है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। अगर एक आदमी ने 3 साल के टेन्योर के अंदर 550 अरब पाकिस्तान की आवाम के उन लोगों से वापस लिए जिन्होंने चोरी की थी, जिन्होंने शहबाज शरीफ से कितना पैसा रिकवर किया, शाहिद खान अब्बासी से कितना पैसा रिकवर किया, जरदारी साहब से कितने पैसे रिकवर किए, जिन ऑपोजिशन लीडर्स को आप लोगों ने पकड़ा, नैब ने पकड़ा, किन से पैसे कितने रिकवर किए, ये भी बता दें जरा। देखिए, बहुत सारे केसेस हैं जो पाए तकमील तक पहुंचे हैं। मैं आपकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन ऑफ कोर्स केसेस के अंदर, जिन केसेस का आपने नाम लिया, उसके अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का जो सिलसिला है वो जारी है। शहबाज शरीफ के केस के अंदर 12 गवाहान पेश हो चुके हैं। एविडेंस बहुत वॉल्यूम्स के अंदर है, उसको अदालत ने देखना है, परखना है और फिर फैसला करना है। इसीलिए हम नैब के ज़्यादा कोर्ट्स तश्कील दे रहे हैं। आला अदालत के मोहतरम चीफ जस्टिस ने जो हिदायत दी थी उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। नैब के 30 और कोर्ट्स तश्कील दे रहे हैं और जजेस को तैनात किया जाएगा और डे टू डे हेयरिंग्स होंगी और 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह हर केस पाए शुक्रिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ मलिका बुखारी साहिबा मेरे साथ ही अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून शाह खावर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपका। शाह खावर साहब, हुकूमत चेयरमैन नैब को लेकर जो चेंजिंग्स ला रही है, जो सदारती ऑर्डिनेंस में जो चीज़ें सामने आई हैं, क्या इसे पर्सन स्पेसिफिक लॉ कहा जा सकता है कि एक शख्स के लिए आप तब्दीलियां लेके आए कानून में? देखिए, इसमें जो तरमीम इस हद तक है जिसमें चेयरमैन नैब की एक मजीद अरसे के लिए तैनाती, 4 साल के तैनाती का जो
तरमीम की गई है और वो भी इनकम्बेंट चेयरमैन के बारे में, इसके बारे में तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये पर्सनल स्पेसिफिक है कि एक शख्स को जो है ये फ़ायदा पहुंचाती है। और ऐसी कोई भी तरामीम या ऐसे कोई भी कवानीन जिसमें कि किसी एक फ़र्द को या किसी मखसूस अफराद के मजमुआ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई भी लेजिस्लेशन की जाए, तो उसको फिर आला अदलिया जो है वो आर्टिकल 8 के टच स्टोन पे चेक कर सकती हैं कि वो क्या वो जायज़ हैं या वो कालादम हैं। तो इस हद तक तो मैं समझता हूं कि ये एक मुतनाज़ा जो है ये तरमीम है। लेकिन जहां तक बाकी तरमीम का ताल्लुक है उस पर बात हो सकती है, उसमें कुछ मस्बत चीज़ें भी हैं, जैसा कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को जो है ज़मानत का इख्तियार दे दिया गया है, गो कि वो मशरूत है कि आप ज़मानत जब किसी मुकदमे में देंगे तो वो कम अज़ कम जितना उन पर इल्ज़ाम है उससे कम श्योरिटी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो इसमें एक मस्बत पहलू ये है कि इसमें प्रोसिक्यूटर जनरल का जो किरदार पहले जो बड़ा कम था और उसमें कोई नजर नहीं आ रहा था, उसको थोड़ा सा वाज़ेह कर दिया गया है और उसको उसकी इंडिपेंडेंट हैसियत जो है उसको बरकरार नहीं बल्कि उसको वाज़ेह किया गया है। तो उसमें यह है कि कोई भी, पहले तो यह था कि चेयरमैन जो नैब हैं वो अपने सवाबदीद पर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते थे, इंक्वायरी की हुक्म दे सकते थे, किसी की गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी कर सकते थे और रेफरेंस फाइल कर सकते थे। अब ये तमाम इख्तियारात जो हैं वो प्रोसिक्यूटर जनरल की मशावरत से जो है वो मुंसलिक हो गए, जो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पहलू है। इसी तरह जो कि टैक्स के कवानीन हैं उसके बारे में जो उनको आउस्ट कर दिया गया है या जो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है जो ब्यूरोक्रेट्स की या सिविल सर्वेंट्स की, उसको भी इससे मशरूत कर दिया। तो हुकूमत जो मंतक दे रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान शहबाज शरीफ से इसलिए डायरेक्ट मुशावरत नहीं करेंगे क्योंकि उन पे अरबों रुपए के केसेस हैं, वो मुल्ज़िम हैं, नैब के रेफरेंसेस हैं उन पर। लेकिन उस मुशावरत में अब सदर मुमलिकत को शामिल करना, ज़ाहिर कानून के मुताबिक तो लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने मुशावरत करनी होती है। अब सदर मुमलिकत को बीच में शामिल करने का मतलब क्या है कि सदर मुमलिकत को इजाज़त है, वो किसी मुल्ज़िम से बात कर सकते हैं, वज़ीर आज़म किसी मुल्ज़िम से बात नहीं कर सकते। ये इस मंतक में कोई आपको समझ आती है इस मंतक की? देखिए मैं समझता हूं कि इसमें तो कोई मंतक नहीं है कानूनी। हाँ। कि एक शख्स है जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और उन्होंने पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में एक खासे वोट हासिल किए हैं। हाँ। और वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी या इवन ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप अगर उसमें ये कदम लगा दें कि आप एक शख्स के साथ जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उसके खिलाफ महज इसलिए कि उनके खिलाफ नैब की इंक्वायरियां या रेफरेंस पेंडिंग है, तो ये किसी को डिसएंटाइटल नहीं करते जब तक किसी को कानून के मुताबिक सजा न दी गई हो, उसके खिलाफ 100 मुकदमात हों, 100 उनके खिलाफ इंक्वायरीज हों, तो उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये जो दूसरी आपने बात की, जो पहला भी ऑर्डिनेंस है नैब ऑर्डिनेंस, उसमें जो चेयरमैन नैब की जो तकर्री है वो वजीर आजम और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मशावरत से सदर मुमलिकत करते हैं। तो सदर मुमलिकत का रोल तो पहले भी उसमें था, लेकिन आपकी ये बात, लेकिन अब रोल ये बड़ा है कि डायरेक्ट मुशावरत नहीं होगी। सदर मुमलिकत ने तो जाहिर है शामिल होना है, सिग्नेचर्स करने हैं, लेकिन डायरेक्ट पहले मुशावरत होती थी या लिखत पढ़त से होती थी, राइटिंग के जरिए होती थी। अब जो शहबाज शरीफ ने मशवरा देना है, नाम देने हैं, वो उन्होंने देने हैं सदर मुमलिकत को, वो आगे से बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान को। मतलब कि एक पैगाम रिसा का एक जो किरदार है प्रेसिडेंट का, वो बढ़ गया है। अच्छा, मेरी नज़र से ये चीज़ नहीं गुजरी। अगर ये ऐसी बात है तो मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब है, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वो जो इन्होंने वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो मशावरत है उसको, चूंकि वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो जानी थी, उसको उन्होंने अपनी जगह पर रखा हुआ है। लेकिन उसमें ये भी रखा हुआ है कि अगर वो दोनों में मुशावरत कामयाब ना हो तो फिर ये पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हो जाएगा, वो इसका फैसला करेंगे। तो उसका उन्होंने तोड़ निकाल लिया है कि अगर मुशावरत की बेसिस के ऊपर लीडर ऑफ द अपोजिशन के नामों को जब सिरे से मुस्तरद कर दे वज़ीर आज़म, तो फिर क्योंकि वो मुशावरत नाकाम हो जाएगी तो पार्लियामानी कमेटी में जाएगा। तो उसका तो तदारक उन्होंने कर लिया है। लेकिन उसके साथ जो इदारा है शाह खामद साहब, ये गैर जानिबदार होना चाहिए। अभी जो नॉन एक्सटेंडेबल है ये ओहदा चेयरमैन नैब का,
ज़ाहिर है कुछ सोच समझ के बनाया गया था कि ये किसी भी खौफ ख़तरे से जो है ना वो उससे बालातर होकर काम करें, कि उनको पता है कि 4 साल इन्होंने ही काम करना है, कोई प्रेशर भी हो तो इन्होंने ही काम करना है, इसके अलावा किसी की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश ना करें कि 4 साल के बाद मुझे एक्सटेंशन मिल सकती है। तो ऐसी तरमीम के बाद क्या ये गैर जानिबदार रहेगा ये ओहदा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि वैसे तो अगर इसकी जो कॉम्पोजिशन देखें, अगर नैब ऑर्डिनेंस 1999 में भी, तो जब एक दफ़ा चेयरमैन नैब अपॉइंट हो जाए तो उनको उसकी मुद्दत के पहले कोई बर्खास्त नहीं कर सकता, हुकूमत भी बर्खास्त नहीं कर सकती। उस वक्त भी उनकी बर्खास्तगी का जो प्रोसीजर था वो वही था जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की बर्खास्तगी का है, वो आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। तो उनका ओहदा वैसे तो अगर वो गैर जानिबदाराना रखना चाहें तो वो तो रख सकते हैं, लेकिन एक बात ये जरूर है कि अगर उसको एक्सटेंडेबल कर दिया जाए तो वो फिर अपनी कारकर्दगी उसी पैमाने पे करेंगे कि वो फिर उनको एक इंसेंटिव मिल जाएगा कि अगर वो किसी को अपीज करेंगे या प्लीज करेंगे तो फिर उनको ये इंसेंटिव है कि आपकी मुद्दत मियाद जो है वो मजीद 4 साल के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। तो ये एक नापसंदीदा मैं समझता हूँ क्या अमल है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कानून शाखावर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की हुकूमत को वाकई कोई ख़तरा है या सिर्फ नाराज़ अरकान अपने मुतालिबात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं? आज सूबाई हुकूमत के 3 वज़रा और 2 मुशीरों ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा जो है वज़ीर ख़जाना ज़हूर बिलेदी को जमा कराए। नाराज़ ग्रुप ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को इस्तीफ़ा देकर घर जाने की डेडलाइन दे रखी थी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के ख़िलाफ़ एक नई सफ़बंदी उस वक्त देखी गई जब वज़ीर ख़जाना ज़हूर बिलेदी की सरबराही में हुकूमत इत्तेहाद में शामिल नाराज़ अरकान ने अपनी अददी ताकत का मुज़ाहरा किया और ये दावा किया कि अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो वो तहरीक के अदम एतमाद समेत तमाम दूसरी ऑप्शंस पर गौर करेंगे। नाराज़ अरकान का ये दावा भी सामने आया है कि उनके पास हुकूमती मेंबरान की जो तादाद है ये 14 से 15 है, जबकि इस वक्त बलूचिस्तान में हिज़्ब इख्तलाफ के अरकान की तादाद 23 है। बलूचिस्तान असम्बली की कुल सीटों पर तहरीक अदम एतमाद की 65 सीटों पर कामयाबी के लिए 33 अरकान की ज़रूरत है, जबकि नाराज़ अरकान के दावे को अगर मान लिया जाए तो 23 और 15 सीटें मिलाकर 38 यानी आसानी से सादा अक्सरियत पूरी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान हुकूमत बड़ी पुरएतमाद भी नज़र आ रही है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ये दावा कर रहे हैं कि अब भी वज़ीर आला जाम कमाल को इत्तेहादियों की अक्सरियत की हिमायत हासिल है, जबकि नाराज़ दोस्तों को जो मनाने का सिलसिला है वो भी उन्होंने जारी रखा हुआ है। बलूचिस्तान की सियासत में इस वक्त ये हलचल देखी गई है जब गुज़श्ता महीने हिज़्ब इख्तलाफ के 16 अरकान ने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। सूबाई असम्बली में जमाशुदा तहरीक अदम एतमाद में जो चार्जशीट जमा करवाई गई है उसमें ये लिखा गया है कि 3 सालों के दौरान बलूचिस्तान में शदीद मायूसी, बदअमनी और बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, जबकि इदारों की जो कारकर्दगी है ये भी मुतासिर हुई है। इस वक्त बलूचिस्तान में वज़ीर आला जाम कमाल को उसी सूरत हाल का सामना है जो 2017 में नून लीग की हुकूमत को करना पड़ा था और नून लीग के वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़ाहरी को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा था। अब सवाल ये है कि बलूचिस्तान की सियासत में ही ऐसा क्यों होता है? इसी पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नाराज़ हुकूमती अरकान में शामिल हैं ये सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब, सूबाई वज़ीर खुराक हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका। सरदार साहब, क्या वाकई आसानी से वज़ीर आला बलूचिस्तान को हटाया जा सकता है या जो बलूचिस्तान हुकूमत बड़ी पुरएतमाद है कि ख़तरा टल जाएगा, कोई बात ही नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया मैडम कि आप लोग ने मुझे अपने चैनल में मेहमान बनाया। मैं इब्तदा इससे करूँगा कि 2 और 2 4 वाली बात 65 का ऐवान है। आपने जो अभी अपोजिशन की फिगर दी है वो भी गलत दी है आपने।
मैं आपको पार्टी वाइज एक एक चीज बताता हूँ जी। 11 मेंबर BNP मैंगल ग्रुप के, सही। 10 मेंबर JUI फजलुर रहमान के 21 हो गए, सही। नवाब सनाउल्लाह जहरी 22, नवाब असलम रईसानी 23, सही। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी PK मैप का एक मेंबर नसरुल्लाह ज़ेरे 24, सही। 24 अपोजिशन के हैं, 65 के ऐवान में से 24 निकाल दें, आपके पास रह गए 41। 41 में 11 हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, 2 बलूचिस्तान नेशनल बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मीर असद और उनकी घरवाली 11 और 2 13, एक PTI का मीर नसीबुल्ला 14, एक एहसान शाह साहब वो भी BNP अवामी उनका अलग धड़ा है 15। 41 में से 15 निकाल दें, 26 पे आपकी हम 1 सेकंड के लिए सपोज कर लेते हैं, लेकिन उसको भी आगे मैं वजाहत करने लगा तो 50 हो गए, 26 पे इस वक्त जाम साहब 50 तो नहीं आप मैं 41 पे 24 आपने अपोजिशन के निकाल दिए, हाँ, 41 बच गए, 41 में से 15 निकल, हाँ, वो भी निकाल दिए, 26 जाम 26 रह गए। हाँ। हम 1 सेकंड के लिए ये तस्वर कर लेते हैं कि 26 के 26 जाम साहब के साथ इंटैक्ट हैं। बलूचिस्तान के वजीर आला के लिए 65 के ऐवान में 33 आदमियों की शदीद जरूरत है। 33 से 32 हो तो वो हुकूमत अपनी वो अद्दी अक्सरियत खो चुकी होती है। अब आगे चलते हैं हम कि 26 में 6 आपके PTI के हैं, जिनका पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद बहुत कदावर शख्सियत है। वो उनके इमरान खान साहब की पिछले दिनों मीडिया को मैं ये कोट कर रहा हूं कि जी हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ हैं। मरकज में 12 सेनेटर हमारे हैं, 5 MNA हैं, हम PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे PTI बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत को सपोर्ट करिए, ना कि जाम साहब जो के एक शख्सियत हैं, बहुत कदावर शख्सियत हैं, उसके लिए नहीं। वो 6 निकाल दें। 4 अवामी नेशनल पार्टी के, वो भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। 6 और 4 10 बच गए, पीछे 16 में से 2 ये अपना हजारा डेमोक्रेटिक अलायंस के हैं जो के BAP को सपोर्ट कर रहे हैं। बच ये गए देखिए ना, 14, अभी तक तो ये सिर्फ दावे ही है ना। आज इस्तीफे गवर्नर हाउस में भिजवाने थे, वो तो इस्तीफे तो जमा नहीं करवाए अभी, लेकिन अगर ऑपोजिशन ही साथ का को दे देती है तो अददी अक्सरियत तो नहीं रहेगी फिर आप लोग। मेरी गुजारिश सुन, मेरी अर्ज सुने कि मैं आपको एक उसका निचोड़ बता रहा हूं। 2 जमा 2 4 का। एक जमहूरी वतन पार्टी का मीर गुआराम, वो भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, इसके पास 13 मेंबर जाम साहब के पास 13 मेंबर में आज कैबिनेट बुलाई, एक के घर पे पैगाम भेजे। मीर तारिक मक्सी उस कैबिनेट मीटिंग में नहीं गया है। 8 वज़रा शरीक हुए आज सिर्फ। नूर मोहम्मद 8 लोग शरीक थे ना आज सिर्फ। जी नहीं, मैं आपको मेरी अर्ज सुन लेना। मैं आपको उस रूट से ला रहा हूं जहां पे अद्दी अक्सरियत की बात करिए। मीर तारिक मक्सी नहीं गया है, नूर मोहम्मद दुमर नहीं गया है, सरदार मसूद लूनी नहीं गया है, जान मोहम्मद जमाली एक तरफ बैठा हुआ है। 4 ये निकाल के इसके पास इस वक्त टोटल 9 मेंबर हैं, इंक्लूडिंग जाम साहब। अच्छा। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है। जाम साहब हम सब के लिए एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत है। देखें, पार्लियामेंट सियासत में जब आप अक्सरियत खो देते हैं, अखलाकन आपका फर्ज बनता है और अददी तौर पे भी आपका फर्ज बनता है कि आप स्टेप डाउन हो जाएं। लेकिन ऑपोजिशन को लेकर आप वसूख से कह सकते हैं, या बात वसूख से कह रहे हैं कि ऑपोजिशन साथ है, क्योंकि हुकूमत बलूचिस्तान की हुकूमत भी ये बात कर रही है, लियाकत शाहवानी कह रहे हैं वो तो है हम बड़े पूरे एतमाद हैं। इसका मतलब उनको भी कहीं से कुछ नजर आ रहा है तो वो दावे कर रहे हैं ना।
बिल्कुल, हम तो उसको हम निगेट नहीं कर रहे। हाँ। मैं एक देहात का पढ़ा हुआ, टाट पे पढ़ा हुआ बंदा हूं। मैं तो 2 और 2 4 वाली बात कर रहा हूं। अपोजिशन इसकी 24 मेंबरों की पहले मुखालिफ थी। इसके पास जो गवर्नमेंट बनाई है 41 पे बनी। 41 से आप 15 निकाल दें, 26 पे ये अकलियत में चला गया। हम ना अपोजिशन के साथ बैठ के गवर्नमेंट बना रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि ये इस्तीफा दे दें ताकि वजीर आला, मैं आपको पेशन गोई कर रहा हूं कि वजीर आला बाप पार्टी से बनेगा, आने वाला वजीर आला। अच्छा, मैं गुजारिश इसलिए कर रहा हूं कि हम रंजिशों में जाएं, कबाली निजाम है, सिलसिला है, एक वो सिलसिला हो। इससे बेहतर है कि एक आदमी, मैं अपनी अक्सरियत खो देता हूं। सही, मैं इलेक्शन लड़ता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं दूसरा वजीर आला भी बाप पार्टी से ही आएगा, वो MP, ये अगर हट जाएं। Yes, it is decided। अच्छा, इंशाल्लाह हम बाप पार्टी को तोड़ने नहीं देंगे। हम बाप पार्टी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। जाम साहब को हम इसीलिए बार बार गुजारिश कर रहे हैं, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि वो सीज हो जाए उसकी गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बुलंदियों से बुलंद, अज़मतों से अजीम और बड़ाइयों से बड़ा शहंशाह मज़ाह उमर शरीफ, जो हंसाता तो आंसू निकाल देता, जिसके मज़ाहिया अल्फाज रोते वो को हंसा देते थे, जिसने थिएटर के किरदार को एक नई रूह बख्शी, घर घर में मुस्कुराहटें बिखेरने वाला उमर शरीफ अपनी उम्र पूरी करके उम्र भर के लिए अमर हो गया। पाकिस्तान के ही नहीं, भारत के बड़े बड़े सुपरस्टार भी हमारे सुपर डुपर स्टार के फ़ैन थे। 4 दहाइयों पहले कराची के आदमजी हॉल में जारी एक स्टेज ड्रामे के गुजराती अदाकार को अपने अजीज़ की वफ़ात पर ड्रामा छोड़कर जाना पड़ा, तो शो से 2 घंटे पहले उमर शरीफ को एक चांस दिया गया और मेकअप रूम में कागजात का एक पलंदा हाथों में थमा दिया गया कि तुम्हें नजूमी बनना है। उमर शरीफ को इस ड्रामे में 3 बार एंट्री देना थी, लेकिन पहली ही एंट्री से हाजरीन के दिल जीत लिए और जब वो स्टेज से हटे तो देर तक तालियां बजती रहीं। 14 साल के उमर शरीफ को इस ड्रामे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर शो के आखिरी दिन 5,000 रुपये, 70 सीसी मोटरसाइकिल और पूरे साल का पेट्रोल इनाम में दिया गया था। उमर शरीफ मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ़ के दीवाने थे। उनका ये मानना था कि मुनव्वर ज़रीफ़ मेरे रूहानी उस्ताद हैं। करियर की इब्तदा में उमर शरीफ ने अपना नाम उमर ज़रीफ़ भी रखा, लेकिन 70 की दहाई में मिस्री अदाकार उमर शरीफ की फ़िल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया की नुमाइश हुई तो जवां साला मोहम्मद उमर शरीफ बन गए। स्टेज ड्रामों के साथ साथ उमर शरीफ ने मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली और चांद बाबू जैसी फिल्में भी प्रोड्यूस की। मिस्टर 420 के लिए उन्हें 2 नेशनल और 4 निगार अवार्ड्स भी मिले, जो पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है। उमर शरीफ ने पाकिस्तान में प्राइवेट टीवी चैनल्स पर भी शो किया और ऐसे ही एक शो उमर शरीफ वर्सेस उमर शरीफ, इसमें बहुत ज़्यादा 400 से ज़्यादा बहरूपियों में नज़र आए और ये भी एक रिकॉर्ड है।